बच्चों आज हम लोग आ गए हैं अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आ गए। और लेक्चर नंबर 1 में आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा बच्चों। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डायमेंशन की एक एप्लीकेशन होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। मतलब हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हम लोग अभी एक लेक्चर कर चुके हैं और पहले लेक्चर में हमने होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, जिसमें अभी रिसेंट ईयर में नीट 2024 में नीट और जे में भी क्वेश्चन आए। हमने 2024 के क्वेश्चन भी लिए थे बच्चों। तो लेक्चर नंबर 1 को देखेगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डायमेंशन की और एप्लीकेशन पे बेस एक एप्लीकेशन होमोजेनिटी डायमेंशन के क्वेश्चन में लेक्चर 1 में कर लिए थे। तो बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बच्चों हम वही एप्लीकेशन या वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशन में एक होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन और दूसरा इस टाइप की, ये भी एक डायमेंशन की एक एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हम क्लास 11 में डायमेंशन की एक एप्लीकेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। तो ये एप्लीकेशन, ये जो क्वेश्चन है उसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। और एक बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। मतलब हर क्वेश्चन के स्टेप एक जैसे होंगे। बस आपने देखो, मैंने कल इससे पीछे लेक्चर 1 में भी कहा था कि डायमेंशन के क्वेश्चन में जाने से पहले आपने डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। जब तक आपको डायमेंशन फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, तो फिर किसी भी क्वेश्चन में आप अटक सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक चीज है कि आप डायमेंशन फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस है तो डायमेंशन के फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको बोर्ड में, ये आई थिंक नीट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया और ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब सुनो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन नीट जेई दोनों में पूछे जाते हैं बच्चों। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन एज या चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को क्या मान रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहे हैं। वैसे आप जानते हो कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? जो एक्चुअल फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो एक्चुअली क्या होती है? बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन यहां पर हम ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसमें टाइम एक फंडामेंटल है, बाकी ये दोनों ड्राइव क्वांटिटी है। तो यहां ड्राइव्ड को फंडामेंटल मान ले रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं अगर हम क्या करें, फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करें, तो बताइए एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे? देखो वैसे आप एनर्जी के डायमेंशन क्या लिखते हो? ml⁻², t⁻²। लेकिन वह mlt है ना, एक्चुअल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। लेकिन आज आपने एनर्जी को फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो समझना बच्चों, एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन के स्टेप एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो ध्यान समझना है। तो हमें किसके डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन किसके लिखने हैं बच्चों? एनर्जी के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी एनर्जी है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। फोर्स पर, इनको फंडामेंटली बोल रहे हैं। तो एनर्जी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। फोर्स पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड्स ऑन फोर्स। भाई फोर्स पे डिपेंड कर रही है, कैसे? डायरेक्टली, इनवर्सली, क्या है ये नहीं बता रहे। तो आप मान लो कि जो एनर्जी है फोर्स की पावर ए पर डिपेंड कर रही है। ए मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, जो आपकी चॉइस है। चलो मैंने ए मान लिया। फिर मान लीजिए दूसरी क्वांटिटी क्या है, या एक काम करिए, फिर एक्सेलरेशन फिर ए हो जाएगा, तो इसको एक्स मान लीजिए। चलिए मान लीजिए जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, फोर्स की पावर एक्स पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन की पावर वाई मान लीजिए, और टेम्परेचर की पावर क्या मान लीजिए, सॉरी टाइम की पावर जेड मान लीजिए। ठीक है, तो उसने बोला कि एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली है, इनवर्सली है, स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली, कुछ नहीं बोल रही है, क्यूब के डायरेक्टली इनवर्सली। तो हमने मान लिया कि एनर्जी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पर, एक्सेलरेशन पर और टाइम पर।
हमने फोर्स की पावर x लेट कर ली, एक्सेलरेशन की पावर y लेट कर ली और टाइम की पावर z लेट कर ली। इन पावर को आप कुछ भी लेट कर सकते हो बच्चों, ए बी सी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने ए बी सी इसलिए माना क्योंकि ए फिर आपका एक्सेलरेशन के लिए भी था, तो दो ए हो जाते तो फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने एक्स वाई जेड मान लिया। बस ठीक है। अब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट मान लो के, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक बच्चों, के को क्या बोलते हैं, आपने क्लास 11 में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। तो के को बोलते हैं डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए फिर क्या आ जाएगा, एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई एंड टी की पावर जेड। क्लियर है बच्चों? बस अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब आपको जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनके क्या याद होने चाहिए बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए पहले। अगर आपने एक भी डायमेंशन फॉर्मूला गलत लिख दिया तो बच्चों कोई भी गलत ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से ये सबसे केयर, मतलब फुल स्टेप है, इसमें सबसे ज्यादा केयर रखनी है आपने। अब आप जानते हो बच्चों एनर्जी का, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पर जो भी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं, जैसे के डायमेंशनल ऐसे तो के को छोड़ देंगे, जो भी डायमेंशनल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखने। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ध्यान से समझना बच्चों, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो के को छोड़ दीजिए। एफ नेक्स्ट क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 की पावर एक्स। ठीक बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला एम एल टी -2 सब जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन कितना होता है, एल टी की पावर -2 की पावर वाई। समझ रहे बच्चों? फिर नेक्स्ट क्या है, टी, टाइम, इसको कैपिटल टी से, इसने यहां पर भी कैपिटल टी से लिखा और इसका डायमेंशन फॉर्मूले को भी कैपिटल टी से ही लिखते हैं बच्चे टाइम को। तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर एक बार चेक कर लीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, फोर्स एम एल टी -2, एक्सेलरेशन एल टी -2 एंड टाइम इज टी एंड टी की पावर जेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, एलएचएस को ऐसे कॉपी कर देना है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब आप देखो आरएचएस में एम एल टी की मल्टीपल टर्म है, जैसे एल देखो आपको दो जगह दिख रहा है, टाइम आपको तीनों जगह दिख रहा है, तो आपने एम एल टी की पावर को मिक्स करके लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एम को चेक करिए बच्चों, देखो एम एक ही ब्रैकेट में, बाकी दो ब्रैकेट में एम नहीं है, तो एम की पावर कितनी है, एक्स। ठीक है, देखो ब्रैकेट में बाहर से पावर कितनी है, एक्स, तो आपने एम की पावर क्या लगा देनी है, एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते कि एल, एल की पावर कितनी है। देखो एल आपका फर्स्ट ब्रैकेट में भी है, सेकंड ब्रैकेट में भी है, तो एल दो जगह पर है। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में एल की पावर कितनी है बच्चों, एक्स है, और सेकंड में एल की पावर कितनी, वाई, तो टोटल पावर कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है, जानते हैं बच्चों, बहुत बेसिक सी बात है। अब नेक्स्ट क्या है, टी, टाइम, पहले आप टाइम लिख दीजिए, अब टाइम की पावर चेक करिए। देखिए यहां से टाइम की पावर कितनी है, 2x -2x, यहां से टाइम कितना आ रहा है, -2y, और यहां से कितना है बच्चों, z। तो टाइम आपका तीनों ब्रैकेट्स में है, तो पहले में कितना है, टी की पावर -2x, देखिए सेकंड ब्रैकेट में टी की पावर कितनी है, -2y, ऐड करते जाइए पावर्स को, और थर्ड में कितनी है, z। ठीक बच्चों, और इस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक, तो बस ये दो मेन स्टेप्स है आप क्या, एक तो आपने डायमेंशन फॉर्मूले लिखने के बाद एक बार चेक करने और पावर को अच्छे से, है ना, लिखना है, कोई भी पावर छूटनी नहीं चाहिए बस। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का कंसेप्ट लगा देंगे कि अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो उनके क्या सेम होते हैं बच्चों, डायमेंशन सेम होते हैं, है ना। और डायमेंशन जानते हो फंडामेंटल की जो बेस क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनकी पावर को डायमेंशन कहते हैं। ठीक बच्चों, इसके लिए आप थ्योरी चेक करिए बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की, उसमें आप थ्योरी चेक कर सकते हो, हमने डायमेंशन उसमें पढ़ा है पूरा, समझो बच्चों। तो आप क्या करोगे, क्या बोलेंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड के डायमेंशन क्या कर देंगे, कंपेयर, मींस एक्स की पावर को एक्स से इक्वल कर देंगे, सॉरी एम की पावर को एम से इक्वल कर देंगे, एक्स की एल की पावर को एल से इक्वल कर देंगे, और टी की पावर को टी से इक्वल कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, अब बोल देंगे ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ, मैंने कंपेयरिंग को शॉर्ट में CMP लिख दिया, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, बोथ
साइड्स वी गेट। देखो ना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए ना। जब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी फोर्स एक्सीडेंट टाइम पर कैसे डिपेंड करिए, फिर हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा ए में क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है ना। तो उसके लिए मुझे एक्स वाई जेड में इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम दोनों साइड के डायमेंशन क्या कर देंगे, कंपेयर, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का कंसेप्ट लगा दिया है ना, कि अगर दो क्वांटिटी के बीच में इक्वल साइन है या प्लस साइन है माइनस साइन है तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, इधर आपका देखो बच्चों m की पावर x है, इधर m की पावर कितनी है 1, तो m की पावर को m से इक्वल कर लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहेगा बच्चों, देखो 1 आ गया हमारा, आ गया, देखो चेक कर लो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, m को कंपेयर करके m की पावर को m से इक्वल किया हमने, x मिल गया, ठीक है। देखिए अच्छा, अब l की पावर को l से कंपेयर कर लिए, तो x प्लस वाई, देखिए RHS में l की पावर x प्लस वाई है और LHS में x की पावर सॉरी l की पावर 2 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू पुट करके y आ जाएगा। तो इसको सेकंड शीट में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब अगर हम l की पावर को कंपेयर करें, देख लो चेक कर लो बच्चों एक बार, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा अब हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और चेक करो बच्चों, अभी आपने x की वैल्यू निकाली कितनी 1, तो x की वैल्यू पुट कर दो। अब x की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1। तो अच्छी बात है, चलिए y भी कितना, आपको y भी मिल गया, तो y आ गया 1, ठीक है, समझ रहे। तो दो टर्म हमारी 1 हुई, x भी 1 हो गया हमारा और y भी क्या हो गया 1। अब हमें चाहिए z, तो अब z के लिए देखो t की पावर कंपेयर कर लो, इधर t की पावर इतनी और इधर t की पावर -2 है, तो -2x -2y प्लस z किसके बराबर हो जाएगा बच्चों -2। नाउ अब हम क्या करें, t को कंपेयर करें। नाउ अगर हम है ना t की पावर कंपेयर करें तो कितना है -2x -2y, चेक करा देता हूँ बच्चों में, वह चेक कर लेते हैं। तो क्या ना -2x -2y प्लस z, और आप LHS में चेक कर लो t की पावर कितनी है -2 है, ये -2 है बच्चा, तो इज इक्वल टू -2, ठीक बच्चों। अब आपके पास x एंड y की वैल्यू दोनों 1 है, x भी 1 है y भी 1 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो कितना आ गया देखो -2x कितना हो गया 1, -2 इंटू वाई भी कितना हो गया बच्चों 1 प्लस z इज इक्वल टू कितना -2, -2 -2 -4 हो गया, देखिए -4 है ना प्लस z इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -2, ये -4 हो जाके +4 हो गया बच्चों, तो 4 -2 2 आ गया, तो z कितना हो गया बच्चों आपका 2 हो गया। चेक कर लो देखो, -2 -2 -4 प्लस z इक्वल टू -2, ये -4 को उधर शिफ्ट कर दोगे +4 हो जाएगा, तो 4 एंड 4 में से 2 चलेगा 2 बचेगा, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया बच्चों। तो देयरफॉर अब मैं यहाँ चले जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, तो देखिए एक्स आपका कितना आ गया 1, वाई भी 1 और वो कितना आ गया 2 आ गया। तो आ गया कि एनर्जी देयरफॉर जो एनर्जी थी वो हो गई के कितना था एफ की पावर एक्स, तो 1 हो गया बच्चों, ए की पावर वाई थी 1 हो गया, और तीसरा टर्म क्या था टाइम, टाइम की पावर जेड, और जेड कितना हो गया बच्चों 2। तो ऐसा हो गया कि E इज इक्वल टू, अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख दीजिए एफ ए टी स्क्वायर, ठीक बच्चों। वो हटा के फिर के हटा के प्रोपोर्शनलिटी हटा कर डायमेंशन के फॉर्म में उसको लिख दीजिएगा, तो ऐसा आ जाएगा बच्चों, है नहीं। क्या आ गया देखो, मैं हाँ ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है एफ की है ना एफ ए टी स्क्वायर, तो अब चेक कर लो इसमें से ऑप्शन, सॉरी एफ ए टी स्क्वायर कौन है, तो देखो एफ ए टी स्क्वायर है ना, एम में एफ ए टी स्क्वायर एफ ए टी -1 एफ ए -1 इंटू टी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है ना। देखिए तो बी ऑप्शन आ गया सही, एफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो हर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों स्टेप यही है, क्या करना है आपने देखना है कि किसके डायमेंशन लिखने हैं और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी आगे से लिख देनी है और उनकी पावर को सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने एक्स वाई जेड माने, आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। फिर क्या करना है दोनों साइड के डायमेंशन लिखने है ना, दोनों साइड के डायमेंशन लिखने, और फिर क्या करना है आरएचएस में
आपने एम एल टी की पावर को मिक्स करके लिख देना है। फिर क्या करना है कि अब इनके बीच में इक्वल साइन है तो इनके क्या सेम होंगे, डायमेंशन सेम होंगे। डायमेंशन का मतलब एम एल टी की पावर को डायमेंशन कहते हैं बच्चों। तो एम की पावर एम से इक्वल कर देंगे, एल की पावर को एल से इक्वल कर देंगे, टी की पावर को टी से इक्वल कर देंगे। तो फिर आपकी एक्स वाई जेड में इक्वेशन बन जाएंगी। उन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया, एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, ऐसे बोल लीजिए, बस एक्स वाई जेड आ गया। तो फिर आपने स्टार्टिंग में जो लिखा था ना E इक्वल टू एफ की पावर वाई करके, तो हमने क्या कर दी, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एफ ए टी आ गया बच्चों। ठीक है, चलो आप इसे नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फिर जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीन को पॉज करके नोट किया करो बच्चों जल्दी से। चलो सेकंड शीट में चलते हैं, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। चलिए चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने और भी लिया है बच्चों। ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है नीट जेई में, है ना। एक दो क्वेश्चन कर लोगे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों ना, सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस बार क्या बोल रहे हैं देखो, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक बच्चों, तो इस बार आप इन्होंने एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को क्या मान लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, तो आपने ये बताना है, मतलब सरफेस टेंशन को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम लिखना है। तो ठीक है बच्चों, बात जैसे देखो ना यहाँ पर एक टर्म आ रही है सरफेस टेंशन, तो फिर ऐसे केस में आपको डायमेंशन फॉर्मूले मैटर करते हैं बच्चों। अब आपको सरफेस टेंशन हो गया, बाकी देखो एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, तो ये तो बहुत बेसिक क्वांटिटीज है, इनके फॉर्मूले तो सब बच्चे जानते हैं। हाँ सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे सरफेस टेंशन हम लोग 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं बच्चों। सरफेस टेंशन फिनोमिना वाइज तो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन को लिखते हैं फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन अज्यूम्ड ऑन द फ्री सरफेस, तो इसे F बाई एल कहते हैं बच्चों। चलिए हम पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस बार हम सरफेस टेंशन की रिलेशन बतानी है आपने, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो सरफेस टेंशन को सिग्मा भी लिखते हैं, बहुत से बुक में एस भी लिख लेते हैं, चलो मैं एस लिख देता हूँ। कॉम्पिटिटिव बुक्स वगैरह में ज्यादातर सरफेस टेंशन को एस लिखते हैं, वैसे 11 में हमें सिग्मा लिखते हैं। चलो आप एस लिख दो, किससे रिप्रेजेंट करिए मैटर नहीं करता बच्चों, कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, ऑप्शन है ना मैच होने चाहिए। चलो मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, तीन क्वालिटी पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी पे, तो एनर्जी की पावर को मान लेते हैं एक्स वाई जेड ही मान लो, चलो ऐसे पीछे हमने माना, कुछ ही मान सकते हैं, एनर्जी की पावर एक्स। फिर सेकंड है वेलोसिटी की पावर वाई, फिर थर्ड टर्म है टाइम की पावर जेड। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है बच्चों, कोई प्रोसेस में प्रोपोर्शन हटा अगर एक कांस्टेंट लगा दोगे के, जिसे क्या बोलते हैं डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ई की पावर एक्स, वी की पावर बाय और टी की पावर जेड। समझ रहे बच्चों, बस अब है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बस यहाँ पर आपको सबके फॉर्मूले आने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, मैं एक बार आपको बताया था बच्चों, सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली फोर्स अपॉन लेंथ होती है, सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप चेक कर लो कितना आएगा। देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो फोर्स होता है एम एल टी की पावर -2 और लेंथ हो गई एल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम टी की पावर -2। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया कितना, इस पे लिख देते हैं एम टी की पावर -2। तो ये मेन है, इसी के लिए बोल रहा हूँ बच्चों बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला गलत दिया तो सब बेकार है फिर आपका, है ना, क्वेश्चन सब बेकार हो जाएगा बच्चों, एक चीज गलती से सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, एम टी की पावर -2। ठीक है, के को छोड़ दीजिएगा, डायमेंशनलेस है। ई एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 की पावर एक्स। फिर नेक्स्ट है आपका v, वेलोसिटी जानते हैं सब लोग, एल टी -1 की पावर y। थर्ड है t, टाइम की पावर z। क्लियर है बच्चों, एनर्जी हमेशा फॉर्मूला एक बार लिखने के बाद चेक कर लीजिएगा ना। तो एनर्जी हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, वेलोसिटी एल टी -1, टी तो टाइम की पावर z। बस अब एक काम और करना बच्चों, देखो जैसे LHS में एम और टी आ रहा है, एल नहीं आ रहा है, इधर एल आ रहा है, तो एक काम क्या करो,
बाकी नी भी लिखोगे तो चल जाएगा। जो टर्म आपको नहीं दिख रही है, जैसे एल की टर्म नहीं दिख रही है तो एल को इंक्लूड कर लो और एल की पावर क्या लिख दो 0। मतलब किसी जो नहीं दिख रहा है उसको अगर आप लिखना चाहते हो तो उसकी पावर 0 लिख के उसको लिख दो। तो इधर पे क्या लिख दो, एम एल की पावर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, कंपैरिजन के टाइम पे थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा कि हम एल दोनों साइड दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो बच्चे कुछ कंफ्यूज होते। तो मैंने एम एल टी तीनों ही लिख दिए, ठीक है, और एल को इंक्लूड करके उसकी पावर 0 लिख दी। अब आ जाओ इधर बच्चों, अब देखो यहाँ पर वही एम एल टी की पावर मिक्स करके लिख दोगे तो देखो एम की पावर कितनी है, एम खाली एक ही ब्रैकेट में आ रहा है बच्चों, तो एम की पावर कितनी हो गई, एक्स हो गई, हो गई। एल चेक कर लो, एल आपका दो ब्रैकेट में आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 2x, इधर से आ रहा है y, देखो बच्चों तो एल की पावर कितनी हो गई 2x प्लस वाई, ठीक है। अब टी की पावर चेक कर लो, देखो टी तीनों ब्रैकेट में आ रहा है, -2x -y और z, तो ये हो गया -2x -y प्लस z। फिर इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे बच्चों, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, दोबारा से पावर चेक कर लेते हैं, है ना, कि जल्दी में गलती ना हो जाए हमसे। तो m की पावर x, ठीक है, l की पावर देखो 2x प्लस वाई, ठीक है, t की पावर चेक करो -2x -y, तो -2x -y लास्ट में z, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, दोनों साइड में डायमेंशन मतलब एम एल टी की पावर कंपेयर कर दोगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। तो अब इनको कंपेयर कर लो, चलो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, on comparing the dimensions of both sides we get। अगर हम दोनों साइड के डायमेंशन कंपेयर कर दें बच्चों, तो पहले m को m से इक्वल कर दो। इसकी कैलकुलेशन भी पिछले क्वेश्चन जैसी लगभग लगभग हो रही है बच्चों ना। खैर कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो मैटर नहीं करता है, क्या करना है वो मैटर करता है बच्चों। तो देखो x की पावर, देखो m की पावर इधर x है, इधर m की पावर 1 है, तो x तो सीधे मिल गया आपको, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 हो गया, ठीक है। अब L को L से कंपेयर कर दो, तो इधर L है 2x प्लस वाई, इधर L है 0, तो अब L को कंपेयर कर दो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अगर आप दोनों साइड L को कंपेयर करोगे। अब क्या करोगे बच्चों, देखो चेक कर लो एक बार, यानी देखो 2x प्लस वाई, इधर है L की पावर 0, अब x की वैल्यू 1 है बच्चों, तो इधर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखो 2 इधर के माइनस हो जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -2, तो x1 हो गया, y -2 हो गया। अब चेक कर लो, हाँ अब t कंपेयर कर लो बच्चों, इधर कितना है देखो -2x -y प्लस z, और इधर t की पावर कितनी है -2, तो अभी कर लेते हैं -2x -2y -2x -2y प्लस z इज इक्वल टू, चेक कर लो एक बार, देखो -2x -y प्लस z किसके बराबर बच्चों, -2 के बराबर, इज इक्वल टू -2। अब आपके पास x एंड y की वैल्यू बच्चों पुट कर दो, x है 1, y है कितना -2, तो -2 इंटू 1 माइनस, और y कितना है -2 प्लस z इज इक्वल टू -2। देखो -2 ये +2 कैंसिल हो गया, देखो हो गया बच्चों, देखो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -2, तो z की वैल्यू आ गई -2, बस ठीक है। अब लिख देते हैं फिर, देयरफॉर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या था बच्चों k, मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको, देखो ना था सरफेस टेंशन k e की पावर x, तो ई वी टी ना, ऐसे लिख देता हूँ, पहले मैं ई वी टी लिख देता हूँ, हमारा ई था, वी था और टी था, ई की पावर x थी जो हमारी 1 आ गई बच्चों, देखो आ गई, फिर v की पावर y थी कितनी आ गई बच्चों -2 आ गई, और t की पावर भी कितनी आ गई हमारी z थी -2 हो गई, तो ऐसा आ गया। अब k हटाकर फिर आप क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट, डायमेंशन फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जानते हैं सब बच्चे, v की पावर -2 t की पावर -2, सॉरी e की पावर +1 है बच्चों, मैंने गलत लिख दिया, e की पावर 1 है, ठीक है। तो e की पावर 1, v की पावर -2, t की पावर -2। अब ऑप्शन चेक कर लो, 2 वाला आ रहा था ना बच्चों,
देखो सी ऑप्शन आ रहा है, ई वी की पावर -2 टी की पावर, चेक कर लो, देखो ये था ना बच्चा, नहीं तो पिछला क्वेश्चन आ गया, ये था देखो, ई की पावर 1 वी की पावर -2 टी की पावर -2, तो सी ऑप्शन मैच कर गया बच्चों हमारा, सी ऑप्शन, ई की पावर 1 वी की पावर -2 टी की पावर -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या था, तो मेन फॉर्मूला सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला कहीं का भी यूज हो सकता है बच्चों, तो आपको फॉर्मूले इस बार चलो अच्छी बात है कि डायमेंशन की प्रैक्टिस करते टाइम हमको फॉर्मूलों की भी प्रैक्टिस होती है साथ साथ बच्चे, है ना। और देखो नीट एंड जेई वाले बच्चे जानते हैं कि मेन आपको फॉर्मूले है ना याद करने, एग्जाम के टाइम 11 12 सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो अच्छी बात है कि आपको इस बहाने फॉर्मूलों की भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कहीं का फॉर्मूला भी डायमेंशन में यूज हो सकता है बच्चों, 11th का 12th का कहीं का भी। तो इसे नोट कर लो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से, शीट 1 है, पॉज करके नोट करिएगा, मैं शीट 2 दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये शीट 1 थी सॉल्यूशन की, ये आपकी शीट 2 है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। मैं स्क्रीन को पॉज करने में सेकंड्स लगते हैं बच्चों, तो आपने स्क्रीन को पॉज करके करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे, ये क्वेश्चन भी बच्चों इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है, थोड़ा देखने में डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन है ऐसी एप्लीकेशन है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं बच्चा। चलो ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, समझो बच्चों। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं पी रिप्रेजेंट रेडिएशन पावर, है ना, एनर्जी के एमिट करने की एबिलिटी को रेडिएशन की पावर कहते हैं, और रेडिएशन पावर वॉट में ही होती है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ये मतलब रेडिएशन पावर कुछ कहने में अलग लग रही होगी, लेकिन ये नॉर्मल डैमेज फॉर्मूला है इसका, एम एल की पावर -2, कहने में लग रहा है रेडिएशन पावर। जैसे एक बल्ब की पावर, तो बल्ब क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, तो हम क्या बोलते हैं बल्ब की पावर, लेकिन लिखते तो वॉट ही है ना बच्चों उसको भी। ठीक है, हाँ। फिर आगे बोल रहे हैं सी रिप्रेजेंट, फिर आपका देखो, तो पी आपका रेडिएशन पावर है, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, समझते हैं बच्चे सब बच्चे, सी क्या है, लाइट की स्पीड है। फिर बोल रहे हैं एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी, हाँ ये ध्यान देना, देखो कह रहा है एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब जो एस है, ये किसी सरफेस पे एनर्जी फॉल कर रही है, तो ये एस नॉर्मल एनर्जी नहीं है बच्चों, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब किसी सरफेस पे एनर्जी फॉल कर रही है, तो सरफेस के यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी फॉल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एस। तो एस बेसिकली क्या हुआ, मतलब एस का डायमेंशन हुए, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ठीक है, वो अभी हम लिखते टाइम मैं आपको बता दूंगा बच्चों से, ये बातें ध्यान देनी है। ठीक है, तो एस आपकी के बारे में ऐसा है। फिर बोल रहे हैं दी नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब इंटीजर है जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है ना, पजेस सम वैल्यूज। तो एक्स वाई जेड नॉन जीरो इंटीजर्स है सच दैट, और इंटीजर कहां पर लगाए गए, इनकी एज अ पावर यूज किया गया, देखो पी की पावर एक्स है, एस की पावर वाई है, सी की पावर जेड, मतलब ये नॉन जीरो इंटीजर्स है, दीज आर द पावर ऑफ पी एस एंड सी इज डायमेंशनलेस। और एक बात और बोल रहे हैं कि जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो ना पी की पावर एक्स, एस की पावर वाई, सी की पावर जेड इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है आर। तो कहते हैं अगर इन तीनों का प्रोडक्ट ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही, डायमेंशन मतलब एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 मिल रहा है आपको, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होंगी। बात समझ रहे कि अगर इन तीनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों अभी हमने दो पीछे क्वेश्चन किए है ना, इसमें भी वही स्टेप्स है, बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अलग सा लग रहा है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल वाली बात नहीं बोल रहे हैं, इतनी बात है, लेकिन है इसके भी वही स्टेप्स है। चलो समझते हैं बच्चों, अभी समझ जाओगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वही क्वेश्चन है जो भी आप पीछे हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है बच्चों कि ये इन तीनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या बोला है देखो इसने क्वेश्चन में कि p की पावर x, देखो अभी पावर हम लेट कर रहे थे, इसने इस बार पावर इसने दे रखी है, c की पावर z इज डायमेंशनलेस। बोल रहे हैं ना कि इन तीनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, और अगर ये डायमेंशनलेस है तो आप इसे क्या लिखोगे, m0
L0 और T0। डायमेंशनलेस का मतलब ये होगा ना बच्चों। बस अब क्या करोगे, इधर P S और C के क्या लिख दोगे, डायमेंशन लिख दोगे, फिर दोनों साइड कंपेयर कर लोगे, आपके एक्स वाई जेड आ जाएगा। चलो P क्या है बच्चों, देखो P को इसने बोला है कि रेडिएशन प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला वही होता है m L की पावर -1 T की पावर -2। अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला नहीं याद है बच्चों, तो आप क्या करिएगा, फोर्स अपॉन एरिया करके सॉल्व कर लीजिएगा किनारे पर, ठीक है। फिर S क्या है, S के बारे में समझ लो बच्चों, ये S नॉर्मल एनर्जी नहीं है, मैं इसको किनारे लिख दे रहा हूँ। ये जो S है बेसिकली ऐसे बोल रहे हैं, ये एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम है बच्चों। चेक कर लो, देखो ये बोल रहा है S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। इसको किनारे सॉल्व कर लेते हैं फिर हम, क्योंकि S का एक साथ लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, m L स्क्वायर T की पावर कितना -2, एरिया क्या होता है L स्क्वायर, टाइम होता है T। चेक कर लो बच्चों, ठीक है। देखिए एनर्जी होता है m स्क्वायर T की पावर -2, एरिया L स्क्वायर होता है, सब बच्चे जानते हैं, T टाइम हो गया। देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल होगा, T ऊपर चले जाएगा, तो T की पावर कितनी हो जाएगी -3। तो बेसिकली S का फॉर्मूला आपका आ जाएगा m L, सॉरी m L नहीं, L तो कैंसिल हो गया, T की पावर -3। ये आप चाहो तो L की पावर 0 ले सकते हो, मत लिखो यहाँ पर, ठीक है। फिर सुनो, देखो m से L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, T ऊपर जाके -3 हो गया। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपने रफली सॉल्व कर लेनी है। अब इतना लंबा यहाँ मत लिखना बच्चों, वो उसको रफली सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो आप साइड में देख लेना कैसे आया। तो S कितना है हमारा बच्चों, m T की पावर कितना -3 की पावर y, फिर लास्ट है आपका C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है भाई। स्पीड किसी की हो, लाइट की हो, किसी ऑब्जेक्ट की हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है LT -1, है ना, की पावर Z। और RHS में कितना है बच्चों, m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, ठीक है। तो बस इसमें ये वाली बात मेन थी बच्चों, इसको ध्यान करना है ना। अगर आपने सिंपल एनर्जी लिख दिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या गलत कोई ऑप्शन आप टिक कर दोगे, बस ठीक है। अब वही करना है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किया बच्चों। क्या करोगे, इधर LHS में MLT की पावर मिक्स करके लिख दोगे। या देखो इस बार m दो जगह आ रहा है बच्चों, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में भी आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो पहले m लिख देता हूं मैं। अब m की पावर चेक करो, इधर से कितनी है बच्चों, x हो गई पावर, तो x हो गई। सेकंड ब्रैकेट में देखो m की पावर कितनी है बच्चों, y है, तो कितना हो गया x प्लस वाई। फिर l देख लो बच्चों, इधर से कितना है -x, लिखते जाते हैं -x। फिर l आपका सेकंड ब्रैकेट में नहीं, थर्ड ब्रैकेट में, इधर से इसकी पावर कितनी है z, तो -x प्लस z, ठीक है बच्चों। अब t देख लो, t देखो दो ब्रैकेट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, सेकंड नहीं सॉरी, अच्छा थर्ड, तीनों में आ रहा है सॉरी। पहले में कितना है -2x, सेकंड ब्रैकेट में t देखो कितना है -3y, और लास्ट में है -z। चेक कर लो बच्चों, देखो अरे सॉरी मैंने t को दो बार लिख दिया, सॉरी सॉरी, -2x -3y -z, हाँ वो गलती से दो है, कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी गलती है बच्चा। चेक कर लो, देखो m की पावर इधर से x, इधर से y, तो x प्लस वाई। l की पावर देखो चेक करो -x, इधर से कितनी आ गई z। t की पावर चेक कर लो -2x -3y और -z इज इक्वल टू, इधर कितना है बच्चा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। अब जानते हो क्या करोगे, दोनों साइड वही m की पावर को m से इक्वल कर दोगे, l की पावर को l से इक्वल कर दोगे, और इधर तो सब 0 0 है, तो सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। अब वो लिख देंगे स्टेप जो हर बार लिख रहे हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर दोनों साइड डायमेंशन कंपेयर कर दें बच्चों, तो देखो x प्लस वाई कितना हो गया 0, चलो मैं नेक्स्ट शीट में लिख दे रहा हूं, तो कितना रहेगा, x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है बच्चों, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 0। इसको फास्ट पुट कर दो, अब इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे ना बच्चों, ना आपके पास x की वैल्यू ना y की वैल्यू है, तो इसको फास्ट डालकर होल्ड कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, अब l को l से कंपेयर कर लो, देखो तो माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस जेड ना। अब आगे दूसरी इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, पुट इट सेकेंड, फिर चेक कर लो बच्चों, t कंपेयर कर लो, देखो तो माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड, तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2x माइनस 3y प्लस जेड। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों, गलती ना हो जाएगी लिखने में, माइनस 2x चेक कर लेते हैं एक बार, यही था ना, माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड है ना, मैंने शायद प्लस जेड लिख दिया, एक करेक्शन ये भी है, माइनस जेड ये बच्चों इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। बस अब आपने इनको सॉल्व करना है बच्चों, है ना, इनको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आपका क्या रहेगा, एक्स वाई जेड आ जाएंगे। बस सॉल्व करते ना, थोड़ा सा आप देखना है बच्चों, देखो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए उसमें वैल्यू डायरेक्ट थी, जैसे एक्स के लिए डायरेक्ट आ गई थी, फिर एक्स से वाई आ गया, फिर एक्स एंड वाई से जेड आ गया। इस बार ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन है, आसान होता है सॉल्व करना। एक बात देखो, एक चीज चेक करो बच्चों, देखो देखो प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, प्लस का जेड है माइनस का जेड है, तो अगर मैं क्या करूं, एक सेकेंड, हाँ देखो पहली 2 इक्वेशन में तो आपका एक्स वाई और एक्स जेड आ रहा है। अगर देखो इन 3 इक्वेशन को ऐड कर दें बच्चों, अगर हम, है ना, अगर 3 इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक ये 2x बचेगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x एंड y में इक्वेशन और मिल जाएगी। फिर x एंड y की 2 इक्वेशन को सॉल्व करके, है नहीं बच्चों, और तो ज्यादा ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, देखो ना, ऐसे कुछ डायरेक्ट और तो पता नहीं लग रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो y एंड z आ जाएगा, अब y एंड z में दूसरी इक्वेशन कोई है नहीं, ठीक है, तो एक काम करो, ऐसा करते हैं इन तीनों इक्वेशन को पहले एक बार ऐड कर देते हैं, इससे आपको x एंड y में एक रिलेशन मिल जाएगी, फिर x एंड y में 2 रिलेशन बन जाएगी, फिर इन 2 रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक वैल्यू भी आ गई तो सब वैल्यू आ जाएंगी बच्चों। तो एक काम करते हैं, अभी मुझे यही सूटेबल लग रहा है, और देखो और तो ऐसा कुछ है नहीं, ये ऐसा करो किसी को डबल डबल करके नहीं, चलो ऐसे करते हैं, ऑन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड वी गेट। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं बच्चों ना, समझना, देखो देखो तीनों को ऐड करोगे, देखो ये 2x कट जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये बचेगा कितना, माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है बच्चों, और देखो z भी कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड, और क्या बचेगा, देखो y, इधर से कितना है प्लस y, इधर से कितना है माइनस 3y, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस 2y, है ना, माइनस 2y, चेक कर लो, हाँ देखो माइनस 2y ना है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे एक चीज हो रही है बच्चों, क्या, इससे तो क्या होगा ना, फिर वही क्वेश्चन वापस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, देखो देखिए, ये फिर इन दोनों को सॉल्व करके ना, देखो फिर आपके अगर -2 कॉमन करेंगे, -2 उधर भेज देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा बच्चों, देखो ना क्या हुआ ना, फिर इससे हमारा ये -2x बचा, फिर ये -2y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, तो फिर एक काम और भी कर सकते हो बच्चों, है ना, इस बात से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, फिर वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन रिपीट हो जाएगी। फिर एक हिडन ट्रायल मेथड भी होता है बच्चों, क्या आप देखो ना, जैसे x प्लस वाई का सम 0 आ रहा है, तो फिर एक तरीका ये है बच्चों, अगर आपको फिर ऐसा लगे तो देखो, जैसे x प्लस वाई का सम 0 आ रहा है, आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, ठीक है, फिर अपन हिडन ट्रायल से कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई का सम 0 आ रहा है, अब x प्लस वाई का सम, देखो इन दोनों में 0 नहीं आएगा, आएगा क्या, ये नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। फिर ऐसा करो, फिर कभी ना, फिर ऑप्शन से भी आंसर चेक करते हैं बच्चों ना, फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा और हम ऐसे सोचते रहेंगे, तो फिर ऑप्शन में चले जाओ। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो सब बच्चे, देखो x प्लस वाई का सम 0 आ रहा है, तो आप चेक कर लो भाई, देखो किन 2 ऑप्शन में x प्लस वाई 0 हो सकता है, तो यहाँ नहीं हो सकता कि इसको तो 2 आ जाएगा, इसको ऐड करके भी 2 आ जाएगा, 2 ही ऑप्शन है देखो बच्चों, या तो C में या फिर B में, x प्लस वाई यहाँ भी 0 आ जाएगा, x प्लस वाई यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अब एक तो ये, तो अब मेरा सी एंड डी में चेक करता हूँ, सी एंड बी में चेक करता हूँ। अब एक चीज और चेक करो बच्चों, बस अब चेक हो जाएगा फिर आपका, देखो अब क्या है, -x प्लस जेड 0 होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, माइनस एक्स प्लस जेड जीरो होना चाहिए। अब चेक कर लो इन दोनों में, माइनस एक्स और प्लस जेड कहाँ जीरो आ रहा है। जैसे देखो अगर मैं क्या करूं, माइनस एक्स करूं तो ये माइनस माइनस प्लस वन, और जेड तो जीरो नहीं आएगा बच्चों, यहां आ जाएगा। देखो अगर आप माइनस एक्स करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, और प्लस जेड वन है तो देखो ना माइनस एक्स प्लस जेड करके आपका जीरो आ जाएगा। क्या बोला, देखो चेक कर लो, मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से। देखो ना यहाँ पर क्या रहा है, माइनस एक्स प्लस जेड, मतलब एक्स की वैल्यू को माइनस करना है और जेड के साथ ऐड करना है, जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, देखो यहीं पर आ रहा है बच्चों। देखो ना एक्स की वैल्यू को अगर क्या करो, माइनस करोगे तो माइनस वन और प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन सही हो गया। समझ गए होंगे। तो कभी ऐसे अगर आप है ना, क्योंकि आपके पास तो आंसर है ना बच्चों, तो फिर इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या आपने, ठीक है, इक्वेशन से देखो ना, इक्वेशन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो रही है बच्चों, हमने एक बार ट्राई किया, देखो नहीं हो पाया ना, हमने इन तीनों को ऐड किया, फिर ऐड करके फिर ये इक्वेशन वापस आ गई, और फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वगैरह से भी ऐसा कुछ सही लग नहीं रहे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा थे, समझ गए ना मेरी बात। तो हमने किससे कर लिया, ऑप्शन से चेक कर लिया। देखो पिछले दो क्वेश्चन की आसानी से सॉल्व हो गए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो। पहले मैंने दो क्वेश्चन ऑप्शन को कट किया, फिर देखा बी और सी में चेक किया, तो हमारे ऑप्शन सी वाले मैच कर जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी करना चाहिए, देखो हर तरीका आना चाहिए आपको करने का। कभी डायरेक्ट हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे तरीके भी आपने सोचने हैं, है ना। ठीक, चलिए तो आप इसे नोट कर लो मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन को। ये पहली शीट है, सेकंड शीट दिखा दूंगा, पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है, अब इसकी सेकंड शीट चेक कर लो। बाकी फिर हम आंसर तो उससे ले आए बच्चा, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व करे हमारे आंसर आ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, है ना, तो अभी जो हमने पीछे तीन क्वेश्चन किए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मैंने देखो एक जैसे एप्लीकेशन के तीन क्वेश्चन कराए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी तक देखो हमने लेक्चर वन में और आज लेक्चर टू के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए, ये तो किस पे बेस्ड थे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे बेस्ड थे। अब कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं। जनरल क्वेश्चन मतलब डायमेंशन फॉर्मूले पे बेस। अब डिपेंड करता है आपको कितने डायमेंशन फॉर्मूले याद है बच्चों, आपने कितनी प्रैक्टिस की डायमेंशन फॉर्मूले की। जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नीट जेई सब में आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर्स में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना चाहिए बच्चों, डिफरेंट फॉर्मूले आने चाहिए। अब डिपेंड करता है आपने कितने फॉर्मूले याद किए क्लास 11 12 के। तो फॉर्मूले याद है जिस बच्चों को, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आसान से हो जाते हैं। समझो फिर बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी किसी एप्लीकेशन में बेस्ड नहीं है, ये सिंपल डायमेंशन फॉर्मूले पर बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिस पे बेस्ड है। तो बोल रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझते हो इसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12th में, और ये मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, है ना। परमिटिविटी मतलब परमिशन की एबिलिटी, है ना। इसके लिए आप क्लास 12 के लेक्चर हमारे चेक कर सकते हो बच्चों। तो समझो थ्योरी के लिए, तो ठीक है, तो बोल रहे थे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ आर। तो इसमें से इसके डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, तो सुनो बच्चों, क्या दिया इसने क्वेश्चन में, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो बच्चों ना, 1 अपॉन म्यू नॉट। तो कुछ बच्चों को याद आ जाएगा अभी फॉर्मूला देखकर, ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले गया, तो प्लस हाफ लिख दिया, फिर रूट लगा देता हूँ बच्चों। तो 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, है ना, कि पहले क्या करेंगे, म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, निकालेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आवर लगाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बच्चा। हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी हो जाएगा कि आप इसका फॉर्मूला डिटरमाइन कर लीजिए, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े फॉर्मूले ऐसे जनरली याद नहीं होते बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बच्चे दोनों का इंडिविजुअल फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, या नहीं याद होगा तो है ना बनाएंगे फॉर्मूले को, फिर पुट करेंगे और ऐसा लाएंगे। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बच्चों, है ना, इतने आसानी से नहीं आएगा। अगर आपको याद हो, देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर मैटर करता है कि आपको कितने फॉर्मूलेज याद है। तो आपको याद होगा बच्चों क्लास 12th के पोर्शन में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव जिन्हें कहते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फ्री स्पेस में, मैं आपको याद दिलाता हूँ फॉर्मूला, आपने ऐसे पढ़ा था बच्चों के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फ्री स्पेस में कितनी होती है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस। याद आया बच्चों? क्लास 12 का कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से पढ़ते हैं। तो देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो देखो ठीक हो गया सीधे, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया बच्चों, सी के बराबर हो गया। हो गया सी के बराबर, तो इट इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ ईएम वेव। स्पीड किसी की भी हो, एल टी माइनस वन होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो तो ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों हमारा, सी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन शॉर्ट हुए अगर आपको फॉर्मूला याद है, और किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है, वो फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर बच्चा क्या करेगा फिर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से करेगा, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और हमें टाइमिंग ही है ना, टाइम को ही सेव करना है बच्चों ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम ही मैटर करता है कि आप कितना टाइम सेव कर पाते हो। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन अगेन हमने क्वेश्चन लिया, देखो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चन है। बोलते थे डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर where epsilon naught is permittivity of free space। इसे permittivity of free space या absolute permittivity कहते हैं। आपको वैल्यू भी याद होगी बच्चों, 8.85 10 की पावर -12। ठीक है ना, तो बोल रहे हैं epsilon naught permittivity of free space है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है बच्चों। तो फिर देखो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही ऑलमोस्ट, इसमें भी बच्चों दो तरीके। चलो पहले मैं फॉर्मूला देता हूँ, क्या दिया इसने, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब एक तरीका तो इसका वही है बच्चों, ऐसा हमने कहा कि भाई अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है, ये भी एक फॉर्मूला है बेसिकली, कहाँ पढ़ते हैं अभी बताता हूँ मैं। उससे पहले देखो एक तरीका तो ये कि आप कोई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपको याद है तो वो पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इतने बड़े फॉर्मूले एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के फॉर्मूले से डायरेक्ट याद नहीं होते बच्चों। ठीक है, तो बच्चे इसका फॉर्मूला बनाएंगे पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे, पुट करेंगे, हाफ तो नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसको छोड़ के सॉल्व करेंगे, तो अगेन टाइम कंज्यूमिंग। अब ये डायरेक्टिव फॉर्मूला है बच्चों, कहाँ पढ़ते हैं ऐसा फॉर्मूला, तो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस। तो आप जब कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ते हो तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। याद आ रहा होगा बच्चों को, मैंने जब बोल रहा हूं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। मैं किनारे लिख रहा हूं, इसको याद होगा आपने, स्मॉल यू से लिखा होगा और लिखा होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। याद है बच्चों, तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है तो फिर ठीक हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गई। ठीक है ना, और एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई, मैंने किनारे लिखा है बच्चों, क्या होता है, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बस ठीक है, अब एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं सब बच्चे, यू, एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और वॉल्यूम सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, एल क्यूब एल की पावर 3। बस ठीक है बच्चों, देखिए स्क्वायर से क्यूब चले जाएगा, एक पावर बचेगी ऊपर ले जाएंगे, तो कितना रहेगा बच्चों, ये एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। एक बार चेक कर लेंगे दोबारा थोड़ा, देखो क्या बोला मैंने, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल कर दोगे, एल की पावर 1 बचेगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, बाकी एम और टी की पावर ऐसी रहेगी। तो ऑप्शन आएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अब चेक कर लो, देखो ऑप्शन पहला नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, देखो बच्चों है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर क्या मैटर करता है बच्चों, कि आपको कितने फॉर्मूले याद है, आपने कितने फॉर्मूले की प्रैक्टिस की है। ठीक है,
फॉर्मूले याद है देखो, है ना, एक दो स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं याद है तो फिर आपको इनके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आपने ये याद रखना है बच्चों इसके लिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों ना। ये अगेन किसी एप्लीकेशन पे बेस्ड नहीं है, ये फन बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहे द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज, ये एक ऐसे क्वेश्चन भी काफी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। तो बोल रहे बताइए इनमें से किस पेयर के डायमेंशन क्या है, सेम है। किस पेयर के डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलो पहले से चेक चेक करते हुए चलते। वैसे तो आप एकदम एक बार एक नजर डालोगे तो आपको एक क्वांटिटी दिख जाएगी। अगर आप पहले ना स्टार्ट मतलब पहले नजर डालोगे तो एक क्वांटिटी है, देखो वर्क और टॉर्क। जैसे वर्क को आप न्यूमेरिकली क्या लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क को क्या लिखते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क कहां पढ़ते हो, रोटेशन मैकेनिक्स चैप्टर क्लास 11 में। तो देखो, तो न्यूमेरिकली वर्क भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क एंड टॉर्क, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग होता है लेकिन डायमेंशनली दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वर्क एंड टॉर्क के डायमेंशन सेम है। बाकी अगर आपको ये आइडिया नहीं तो आप स्टार्टिंग से चेक करते हुए आओ। जैसे इंपल्स लिखे और सर्विट टेंशन दिखाता हूं मैं, थोड़ा करके दिखा देता हूं। वैसे तो ऑप्शन हमारा सी मिल गया हमको ना बच्चों। देखो इंपल्स क्या होता है, याद है आपको? इंपल्स होता है, पहले से चेक कर लेते हैं चलो, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। याद है ना, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं हम लोग। इंपल्स तो फोर्स हो गया mlt-2। मैं चेक कर लेता हूँ, आपको लगे मैंने सीधे आंसर बता दिया। इसको भी चेक कर लो, इनटू टी, है ना। तो कितना हो जाएगा, m l t⁻⁻1 हो जाएगा बच्चों। इंपल्स का फॉर्मूला ये हो गया, है नहीं। और सरफेस टेंशन अभी हमने पीछे किसी क्वेश्चन में बोला, देखो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो ऑब्वियस ही बात है कि फोर्स इनटू टाइम और फोर्स अपॉन लेंथ के डायमेंशन तो सेम नहीं होंगे। तो इनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप चेक कर सकते होता है mvr। जहां m होता है मास तो m, v होता है स्पीड lt-1 इंटू l क्या होता है, अगेन डिस्टेंस होती है, r है ना रेडियस। तो mvr होता है फॉर्मूला ना एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है बच्चों, m l² t⁻⁻1। और आप जानते हो कि वर्क होता है, एनर्जी वर्क का फॉर्मूला सेम होता है, वो होता है ml² t⁻²। तो देखो एंगुलर मोमेंटम में t⁻1 आ रही है जबकि एनर्जी में t⁻² आती है। तो ये भी नहीं है, यही है। बाकी यंग्स मॉडुलस आप जानते हो बच्चों, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन डायमेंशन ऐसे होता है और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एनर्जी तो फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन भी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें सीधा सा है वर्क एंड टॉर्क। ठीक है, और बाकी तो आप सबके चेक कर सकते हो बच्चों, इसमें ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी नहीं है, सबके चेक कर सकते हो। और वैसे तो देखकर पता लग रहा है कि वर्क एंड टॉर्क, वर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है। सिग्निफिकेंस अलग होता है, डायमेंशनली दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो इसे तो बच्चों समझ ही गए होंगे, इसमें नोट क्या करोगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं फिर ना। इसमें नोट करने वाली कुछ बात ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो ओरल ही हो जाते हैं, तो ओरल क्वेश्चन था। अच्छा अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, इसमें बोल रहे हैं क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट समझते हो ना बच्चों, एच प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री में पहले पढ़ते हो क्लास 11 में, फिर आप क्लास 12th में फिजिक्स में फिर आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एडिशन टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें प्लैंक कांस्टेंट पढ़ते हो। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट समझते हो एच, जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल सेकंड, वैल्यू भी इसकी याद होगी आप लोग को। तो प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन बताने कि प्लैंक कांस्टेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, क्या लीनियर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है, क्या एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है, या एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, कि पावर के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्मूले याद हो बच्चों, अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्मूले याद हो,
तो हम प्लैंक कांस्टेंट पे बेस कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे आप एक प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हो, E इज इक्वल टू एच म्यू, पढ़ते हो ना बच्चों। एक तो फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो क्या प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी के बराबर होगा बच्चों? नहीं, ये एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एनर्जी के बराबर नहीं है। मतलब पहले फॉर्मूले देते हैं, तो एक तो फॉर्मूला ये पढ़ते हो जो मेन फॉर्मूले प्लैंक कांस्टेंट जिसमें आते हैं। एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं बच्चों, आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो होता है एंगुलर मोमेंटम, परमिटेड ऑर्बिट की एक कंडीशन होती है बोर्स मोमेंट, उसमें अपॉन 2 पाई एक ये फॉर्मूला होता है। इसे mvr इक्वल टू एनएच अपॉन 2y भी लिखते हैं। एल, मैंने mvr को एल लिख दिया बच्चों। एंगुलर मोमेंटम एनएच अपॉन 2 पाई बोर्स एटॉमिक मॉडल के परमिटेड ऑर्बिट की कंडीशन होती है। तो एल इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, तो ये दो फॉर्मूले बच्चों। तो देखो सेकंड फॉर्मूले अगर आप देखो तो देखो n ये क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है, तो एक नंबर है, तो n तो डायमेंशनलेस होता है, 2 पाई भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो देखो h डायमेंशनली किसके बराबर है बच्चों, l के बराबर है, और l क्या, एंगुलर मोमेंटम, यहां दिख रहा है आपको, देखो एंगुलर मोमेंटम। फिर क्या बोला मैंने, देखो n इसे क्वांटम नंबर कहते हैं, ये ऑर्बिट का नंबर भी कहते हैं इसको, तो n तो नंबर है, तो डायमेंशनलेस, 2 पाई डायमेंशनलेस, तो देखो l और h डायमेंशनली सेम है, तो h किसके बराबर है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, एनर्जी के बराबर नहीं है। ये एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। अब वही मल्टीपल होगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम इसका सही ऑप्शन है बच्चों। समझ रहे होगे? ठीक है, चलो थोड़ा सा हट जा रहा हूँ। ये दो फॉर्मूले आप याद रखो। एक फॉर्मूला ये प्लैंक कांस्टेंट की बात है, तो ये दो फेमस फॉर्मूले जो प्लैंक कांस्टेंट के बारे में होते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, थोड़ा सा देखना चाह रहे हो, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट में चलते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसको भी समझना। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों ओरली भी हो सकते हैं, अगर आप, डिपेंड करता है आपको कितने फॉर्मूले याद है, ओरल हो जाएंगे क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार जेई नीट और में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो आपने पहचानना है इसमें से बच्चों कि इसमें से किसके डायमेंशन टाइम के बराबर है। तो अब इसके दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका क्या है, जो लॉन्ग तरीका है, कि आप पहले एल यहां पर समझते हो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। ये कहां पढ़ते हैं बच्चों, हम ईएमआई चैप्टर और एसी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस इन सब की बात आती है क्लास 12 के पोर्शन में। तो एल सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सी जानते हो कैपेसिटेंस होता है, आर क्या रेजिस्टेंस है। तो ये एलसीआर के अंदर समझते हो, ये आपका एसी पूरे चैप्टर में इसी की बात होती है। तो आपने पहचानना है कि इसमें से किसके डायमेंशन टाइम के बराबर है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको, एक तरीका ये है कि आप पहले एल के डायमेंशन लिख लीजिए, आपको एल के डायमेंशन याद हो, सी के डायमेंशन और आर के डायमेंशन, और डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। एक तो तरीका वो है, अगर आपको चीजें याद नहीं है तब, है ना। अगर आपको याद हो बच्चों, जब हम एलआर सर्किट पढ़ते हैं, एसी में एलआर सर्किट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एसी चैप्टर में क्लास 12 में, है ना, एलआर सर्किट पढ़ते ना, एल ओनली, सी ओनली, आर ओनली, एल आर, सी आर, एल सी आर, इतने सर्किट हम लोग पढ़ते हैं। तो जब एलआर सर्किट पढ़ते हैं तो एक टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट। और वो टाइम कांस्टेंट, जो टाइम कांस्टेंट होता है इन एलआर सर्किट, जब हम क्लास 12 में एसी चैप्टर में एलआर सर्किट पढ़ते हैं, एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट इसे टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है किसके बराबर होता है बच्चों, एल बाई आर के बराबर होता है। मतलब एक्सएल बाई आर होता है, वो एक्सएल बाई आर को ऐसे करके लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो टाइम कांस्टेंट एल बाई आर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो फिर ऑप्शन सीधे आपका सी ऑप्शन है, ठीक है ना। टाइम कांस्टेंट रूट एलसी के बराबर भी होता है बच्चों। जो टाइम कांस्टेंट ना, जो टाइम होता है, जो टाइम कांस्टेंट होता है, वो या तो दिन होता है, या तो आर इंटू सी के बराबर होता है, अगर आर सी कहीं ऑप्शन मिले, या रूट एल सी मिले बच्चों, या एल आर मिले। इसको भी कहीं किनारे नोट कर लो, हो सकता है किसी ऑप्शन में ऐसे आ जाए, डिपेंड करता है कि ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर एल आर है, और कहीं पर आर इंटू सी हो तो भी टाइम कांस्टेंट के बराबर, टी लिख दिया टाइम कांस्टेंट को, और रूट एल सी भी टाइम के इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये तीन लोग, एल बाई आर, आर इंटू सी और रूट एल इंटू सी, ये टाइम के इक्विवेलेंट होते हैं बच्चों। अगर आपको इतना याद है तो फिर आपको एल और सी के डायमेंशन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी फिर आपको अगर ये याद नहीं है तो फिर एल, सी और आर के डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से निकालिए, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, ये बात याद कर लो, नोट कर लो बस। वो किनारे वाली बात भी नोट कर लेना, है ना।
चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अब आपने बताना है, देखो तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ जाते हैं बच्चों, है ना। बहुत कभी कभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है कि स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो कभी कभी सीधे डायमेंशन फॉर्मूले पूछ लेते हैं, है ना। हाँ, आप एनर्जी वर्क फोर्स के नहीं पूछेंगे, इतना आसान नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इसके फॉर्मूले इन जनरल बच्चों ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहते, और आप ऐसे डायरेक्ट याद भी मत करिएगा, टाइमिंग होते हैं, याद करोगे भूल जाओगे। तो इनको बनाने की प्रैक्टिस करो, है ना। कितनी चीजें याद करोगे ना, इतना चीजें याद करने के लिए, तो ऐसी चीज को याद मत करिए। और बाकी देखो एबिलिटी है, किसी बच्चे को याद कर ले तो फिर उसकी अपनी एबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने आसानी से याद नहीं होते हैं, तो हम तो बनाएंगे। और याद करने में कभी थोड़ी सी गलती भी हो सकती है बच्चों ना, कुछ की जगह कुछ मिसिंग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि आप बना लीजिए, है ना। अब इतना बड़ा भी नहीं है। तो हमें किसका फॉर्मूला बना ले बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, याद होगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइन इन कॉस डायमेंशनलेस, तो मैं बेसिक लिख रहा हूं सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो देखो मेन है यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला तो एल स्क्वायर होता है, मेन है किसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब मान लो हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी डायरेक्ट नहीं याद है, अब हर चीज डायरेक्ट याद हो जरूरी नहीं है बच्चों, तो चलो मैं किनारे से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाता हूँ। जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पुट कर दूंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे बनाए, तो आप क्लास 12 में मैग्नेटिज्म यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड के बहुत से फॉर्मूले पढ़ते हो बच्चों, है ना, बहुत से फॉर्मूले पढ़ते हैं, सब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़ते हैं। आप बायट सवेट लॉ पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत से फॉर्मूले पढ़ते हो, ठीक है। जो आपका पहला चैप्टर होता है क्लास 12 में मैग्नेटिज्म का यूनिट का पहला चैप्टर, उसमें काफी फॉर्मूले पढ़ते हो आप मैग्नेटिक फील्ड के। चलो हम सूटेबल फॉर्मूला लेते हैं कोई, तो आपको याद होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ये सूटेबल फॉर्मूला माना जाता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनाने के लिए, डायमेंशन बनाने के लिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ोगा, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, और 90 डिग्री पर फोर्स मैक्सिमम होती है। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। याद आ रहा होगा बच्चों सब आपको, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, चार्ज फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया, देखो ज्यादातर फॉर्मूले में फिर आपका परमिटिविटी आती है, फिर परमिटिविटी का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर परमिटिविटी बनाओगे, तो मैंने वो फॉर्मूला इंक्लूड नहीं किया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड परमिटिविटी पे डिपेंड करता हो, सॉरी परमिटिविटी नहीं, परमिबिलिटी पे डिपेंड करता हो, तो इसमें परमिबिलिटी की टर्म नहीं आती, तो हमने ये फॉर्मूला लिया है। बाकी जानते हो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, डायमेंशनलेस है, तो साइन थीटा को छोड़ दो, ठीक है ना। तो B इज इक्वल टू, बाकी समझते हैं, F क्या है, फोर्स है, Q चार्ज है, V क्या है, चार्ज की स्पीड है। तो B इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, F अपॉन Q इंटू V, ठीक है। पहले मैं रफली B का फॉर्मूला पुट फिर यहां पुट कर दूंगा, है ना। तो F अपॉन Q इंटू V, फोर्स क्या होता है बच्चों, जानते हैं सब बच्चे, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, MLT की पावर -2 होता है ना बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला। नीचे चार्ज, तो Q इज इक्वल टू IT होता है बच्चों, है ना, IT करंट इंटू टाइम। तो करंट को क्या लिखते हो, A एम्पियर ना इंटू T, और फिर वेलोसिटी कितनी जाएगी, LT -1। ध्यान देना बच्चों, फिर एक बार सुनो, मैंने पहले फोर्स का ऊपर F लिखा है MLT -2, Q होता है आपका Q इक्वल टू IT, 10th क्लास से पढ़ रहे हो, करंट इंटू टाइम, तो करंट एम्पियर टाइम T और स्पीड LT -1। अब चेक कर लो बच्चों से क्या आएगा, देखो M की पावर तो 1 ही है ना, अच्छा L चेक कर लो, देखो देखो इस L से L कैंसिल हो गया बच्चों, हो गया, देखो L से L गया तो L गया, T की पावर देखो देखो प्लस T माइनस T, ये भी कट गए, देखो ना T की पावर प्लस में, इधर T की पावर -1, ये -1 है बच्चों, ये भी कैंसिल, तो T की पावर कितनी बची, -2 रही, ठीक रही, है ना। अब डिनोमिनेटर में एक A बचा, उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो A की पावर -1। और अगर ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, है ना। मुझे भी याद था, मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट, है ना, तो हर चीज डायरेक्ट नहीं लिखनी चाहिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी करिए, मतलब एक बैकअप प्लान लेके चलिए कि कभी फॉर्मूले याद नहीं रहे तो आप उनको ड्राइव भी कर पाओ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया बच्चों, पुट कर दो आप। अब इधर आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन में, बी कितना है, m, t की पावर -2, a की पावर -1, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इनटू एरिया,
और एरिया तो सब जानते हैं, बहुत बेसिक है, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब मिक्स करके लिख दो बच्चों, तो कितना आ गया, एम एल का स्क्वायर हो गया, टी की पावर -2 हो गई, ए की पावर कितनी हो गई, -1। अब ऑप्शन चेक कर लो बच्चों। ठीक है, चेक करो, पहले ही मिल गया, देखो बच्चों मिल गया पहले ही में ऑप्शन, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो आगे फिर देखने नहीं है ना, पहले ही ऑप्शन मिल गया, फिर अच्छी बात हो गई, ये ऑप्शन है। ठीक बच्चों, तो ये देख, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है ना। ये कहाँ पढ़ते हो बच्चों, ये चैप्टर कौन से में, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12 में पढ़ते हैं ना, पहला पहला टॉपिक यही पढ़ते हैं। मैंने देखो बी का फॉर्मूला, तो आप बी का फॉर्मूला मैंने इस तरीके से बनाया, आपको कोई और फॉर्मूला याद हो तो आप उस तरीके से बना लो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल म्यू नॉट आई बाई 2r, हम उसमें म्यू नॉट से बच रहे थे ना, क्योंकि फिर म्यू नॉट का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर पहले वो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया, म्यू नॉट वाले फॉर्मूले को ये फॉर्मूला यूज किया, ये सुटेबल फॉर्मूला माना जाता है। तो इससे हमारा फ्लक्स आ गया, तो ए ऑप्शन आ गया बच्चों। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। ठीक है, चलो आज के 10वें क्वेश्चन में आ गए बच्चों हम लोग। अब नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्या, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, यही बोल रहा था मैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड में इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया हमसे ना, तो आपने क्या बताना है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला बताना है बच्चों। तो अब ध्यान दो बच्चों, अब आप ये सोचो कि भाई परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के मोस्ट ऑफ दी जो फॉर्मूले होते हैं उसमें आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आता है बच्चों, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब बायट सवेट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो बायट सवेट लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। चलो इसी को यूज कर लेते हैं बच्चों। तो यूजिंग, हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी पढ़ा है मैंने, पीछे बताया, तो मैं उसी से इधर लिख दूंगा बच्चों, म्यू नॉट आई बाई कितना होता है 2r, जहां पर आई क्या होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो आई करंट होता है बच्चों, करंट का तो फॉर्मूला जानते हैं, एम्पियर होता है, और आर क्या होता है, सर्किल की रेडियस होती है, रेडियस भी बेसिक है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हमें चाहिए परमिबिलिटी का फॉर्मूला ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा, B इंटू 2r ओवर आई। ठीक है, और B का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, अभी मैंने पिछले बताया था, पीछे चल देता हूँ बच्चों, अभी तो बताया B का फॉर्मूला ऐसे, नहीं आ जाए तो फिर बना लेना, मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ अभी तो जस्ट लिखा है, कितना होता है, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। अब तो डायरेक्ट लिख दो ना बच्चों, चलेगा, अभी नी किया तो मैं बना देता, तो कितना था, एम टी की पावर -2 ए की पावर -। अभी क्या है, पिछले क्वेश्चन में, इसलिए चलो हमने कहा कि मेरा नहीं याद आया तो फिर क्यू भी साइन थीटा लगा लेना बच्चों, मैं चेक करा देता हूँ फिर से, देखो ये एम टी की पावर -2 ए की पावर -1, नहीं याद आएगा तो क्या करोगे, वही क्यू भी साइन थीटा लगा के बी निकाल लेना। 2 नंबर है बच्चों, और आर क्या, रेडियस, तो लेंथ हो गई, और ये एम्पियर है, करंट इज इन एम्पियर, तो ए। ठीक है बच्चों, चलो मिक्स करके लिख दो सबको, फिर आ जाएगा एम, एल भी आ गया बच्चों, देखो एल की पावर 1, टी की पावर -2, फिर ए की पावर -2, समझ रहे बच्चों, तो ये आ गया एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। ठीक है, तो ये आ गया परमिबिलिटी का फॉर्मूला। चेक कर लो ऑप्शन क्या है बच्चों, देखो पहले पहले इसमें भी ए ऑप्शन मिल गया, देखो आ गया, सही है, हाँ तो ए ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, इसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, है ना, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो देखो हमने काफी क्वेश्चन कर लिया आज, है ना, तो लेक्चर 1 में भी हमने डायमेंशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे बच्चों, और ये भी किस पे बेस्ड थे, डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, तब हमें लगता है कि आप डायमेंशन के क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। बाकी देखो मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, तो हमें सेंड करिएगा, है ना, हमें मैसेज करिए, और मैंने कहा कि भाई आप मैसेज करके हमें बताओ भी, जैसे हमें सजेशंस दो, अगर आपको लगता है कि फिर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, तो वो भी करो,
और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ना, हमें मैसेज करो बच्चों कि अच्छे लग रहे हैं क्या है, जैसा भी आप हमें मैसेज करो। कोई डाउट हो तो मैसेज करो, उसके लिए कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो मैसेज में हमें भेजो, तो हम अगले लेक्चर में उसको इंक्लूड करेंगे बच्चों। तो हमें लगता है कि डायमेंशन के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए बच्चों। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में दूसरा टॉपिक क्या होता है बच्चों, एरर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं डायमेंशन के बाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों एरर पे बेस्ड क्वेश्चन। और एरर में आपका एक लीस्ट काउंट वगैरह होता है, तो हम थोड़ा लीस्ट काउंट की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों को वर्नियर स्क्रू गॉज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं पता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फिर आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे बच्चों एक जैसे क्वेश्चन, फिर थोड़े से क्वेश्चन चेंज होंगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि अगले लेक्चर में, ये तो हमारा कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था आज हमारा ये, है ना। तो अगले लेक्चर में, नहीं आज हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया, तो अगले लेक्चर में है ना, थर्ड लेक्चर में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर के क्वेश्चन लेंगे। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग जब लीस्ट काउंट एरर के क्वेश्चन करेंगे, पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर लीस्ट काउंट एरर, तो उसमें मैं आपको थोड़ा वर्नियर स्क्रू गॉज की थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि बिना थ्योरी के स्क्रू गॉज वर्नियर के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और अभी आपके है ना रीसेंट जैसे नीट 2024 में और आपका जेई में वर्नियर स्क्रू गॉज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर नंबर 2 हम यही एंड करते हैं। और हम है ना होप करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। आपके साथ वाले बच्चे होंगे जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या 11-12 के साथ जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को इन वीडियो को शेयर करो। ठीक बच्चों, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। आप हमसे जुड़े रहोगे तो आपको एक अच्छा, ठीक है, एक सीरीज मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव की, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा यही वो है कि आपको जो 2025 का आपका पेपर है, ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे ही वर्क कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमें मैसेज वगैरह करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहोगे। और जब भी हम नया लेक्चर डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेगा बच्चों। चलिए ठीक है, तो इनको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों।